वैसे तो देश भर के अलग अलग राज्यों की राजनीति भी अगर आप देख लें तो वहां पर आपको नजर आएगा कि जाति वहां भी अहम रहती है। बदनाम बिहार इसको लेकर हो जाता है। हालांकि ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां पर जातियों से परे लोगों ने वोट दिया उस उम्मीदवार को देखकर, लेकिन आज की तारीख में भी ये एक निर्णायक भूमिका निभाता है ये तय करने में कि किस व्यक्ति को कहां से टिकट मिलने वाली है। बिहार की राजनीति में चुनावी गठबंधन सिर्फ दलों का नहीं, जातियों के समीकरण के आधार पर होता है। कहने को एनडीए और महागठबंधन दो अलग अलग विचारधाराओं के झंडा बरदार हैं, लेकिन जब चुनावी बिसात बिछती है तो मोहरे विचारों की नहीं, जातियों की चाल पर चले जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सब। अगर सरसरी तौर पर देखें तो एक तरफ एनडीए में सवर्ण और ओबीसी और कुछ दलित समाज का प्रतिनिधित्व अधिक दिखता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन यादव, मुसलमान और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। यहाँ महागठबंधन की पकड़ का सबसे बड़ा कारण, देखिए महागठबंधन के पकड़ का मेरे आकलन में जो है वो जातिवाद है। जाति की वजह से जो लोग हैं वो महागठबंधन की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। वो फिर प्रत्याशी को नहीं देखते हैं, फिर वो सिर्फ सिंबल देखते हैं। चाहे वो लालटेन की बात कर ले या माले की बात कर ले, तो वो सिर्फ अभी नया में वीआईपी आया है तो वो सिर्फ सिंबल देखते हैं। इसकी वजह से महागठबंधन ज्यादा मजबूत है। नीतीश क्यों हर गठबंधन के चहेते रहते हैं, इसके पीछे उनके वोट बैंक की वो ताकत है जो जीत सुनिश्चित करती है। नीतीश कुमार के पास 43% कुर्मी, कोयरी और ईबीसी वोट को खींचने की ताकत लंबे वक्त से बनी हुई है। 2015 में नीतीश के साथ जब आरजेडी आती है तो 71% का बड़ा हिस्सा कुर्मी वोट का, 31% कोयरी वोट का और 35% अति पिछड़ा वोट गठबंधन पाता है। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर 2020 में लड़ते हैं तो तस्वीर पूरी बदल जाती है। वही वोट तब नीतीश के साथ एनडीए में शिफ्ट हो जाता है। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े तो 81% कुर्मी वोट, 51% कोयरी वोट, 58% अति पिछड़ा वोट एनडीए को मिला। अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 16 ना भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना, देखिए ना फिगर। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच तालमेल दरअसल जातियों के प्रतिनिधित्व पर ही टिका है। चिराग पासवान का दलित समाज में प्रभाव इस गठबंधन को संतुलित दिखाने की कोशिश करता है। बिहार में लगभग 20% दलित हैं और इनमें करीब 5% पासवान समाज के लोग हैं और इन्हें चिराग का पारंपरिक वोटर माना जाता है। 2020 के बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने भले ही केवल एक सीट जीती हो, मगर अकेले दम पर 5.31% वोट लाकर उन्होंने सबको एहसास करा दिया था कि उनकी ताकत क्या है। लोकसभा में जब एनडीए के साथ 5 सीटों पर लड़े और सारी सीटों पर जीत मिली तो उनके वोट बैंक पर सबकी निगाहें गईं। मैं जब 2013-14 में सक्रिय राजनीति में आया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। दिल्ली जैसे शहर में मैं पला बढ़ा हूँ, मुझे जातियाँ नहीं उतनी समझ में आती थी और मैं जब बिहार जाता था मुझसे लोग सिर्फ यही अपना परिचय कराते थे कि मैं भूमिहार हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं महादलित हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और मुसलमान में भी फर्दर बाइफर्केशंस आ जाते थे। तो ऐसे में ये मेरी समझ के ही तो है ही नहीं। मतलब चिराग नाम बताइएगा, चिराग तो चिराग क्या? हाँ, चिराग क्या, टाइटल क्या, हाँ। आगे क्या लिखते हैं। हाँ। तो ये जब तक इस सोच से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग विकसित बिहार नहीं बना पाएंगे। अब इस तरह जितन राम मांझी की राजनीति को समझिए। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उनका दावा है कि 20% दलितों में और मुसहर समाज के 3% वोटों पर उनका प्रभाव किसी से भी अधिक है। एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए। एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा,
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये माना जाता है कि बिहार के 4% कुशवाहा वोट पर उनकी अच्छी पकड़ है। एक जात के वोट की जरूरत सिर्फ है एनडीए को, ऐसा थोड़े है। कुशवाहा का भी वोट चाहिए, बाकी अन्य जातियों का भी वोट चाहिए। तो सबके लिए कोशिश होती है कि एक जात के लिए सिर्फ थोड़ी कोशिश होती है। अब महागठबंधन में शामिल नेताओं की जातीय ताकत को भी समझ लीजिए। बिहार में यादवों की आबादी करीब 14.3% है और ये दशकों से आरजेडी के सबसे वफादार वोटर रहे हैं। और जब इस संगठित वोट बैंक के साथ 17.7% मुस्लिम वोट जुड़ जाते हैं तो बनता है MY समीकरण, जिसके कारण बिहार की सत्ता लंबे समय तक आरजेडी के पास रही। इस महागठबंधन में एक छोटे दल के तौर पर है वीआईपी पार्टी, जिसके मुखिया मुकेश सहनी है। सहनी की पकड़ मल्लाह वोटर पर मानी जाती है, जो बिहार में करीब 2.6% है, लेकिन कई सीटों पर इनका खासा असर रहता है। स्थानीय राजनीति के आधार पर ही जनमत का गणित तैयार होता है, जिसमें वोटर अपनी भूमिका पहले से तय मानकर चलता है। गरीब के कोई देखना नहीं चाहता है, और जो यादव है ना, यादव तो पूरा करता है कि गरीब लोग नहीं रहे, गरीब के तो सताता है पूरा यादव लोग, समझ गए। यादव जमीन चोर ना होता है मैडम जी, इसीलिए सताता है, गरीब के देखना नहीं चाहता है। बिहार की क्षेत्रीय राजनीति और उनके नेताओं की ही ताकत है, जो वो छोटे छोटे समाज के नेता के तौर पर नेतृत्व करते हैं। लेकिन इसी कारण से बिहार में कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी इन क्षेत्रीय छत्रकों के पीछे चलने को मजबूर रहती हैं। बिहार की राजनीति से देश के बाकी राज्य सीखते हैं बहुत कुछ। इसे प्रयोगशाला माना जाता है अलग अलग पैमानों पर। इसीलिए जब सोशल इंजीनियरिंग की भी बात आती है तो उसमें केवल दो जातियों का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि कई बार धर्म और जाति का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक ही धर्म के अगड़े पिछड़े अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक के तौर पर धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। एक तस्वीर ये है बिहार चुनाव की। दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है बिहार चुनाव की ही। यानी एक तरफ धर्म मजहब का सिक्का उछल रहा है तो दूसरी तरफ जातियों की बाजियां चली जा रही हैं। ये तस्वीरें कोई साधारण तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि बिहार की बदलती सियासत का संकेत है। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबके आवास, हर गरीब को आवास। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। बिहार जातियों की राजनीति वाली पहचान तो हमेशा से ही रखता आया है, लेकिन उमड़ती भीड़ का सैलाब साफ बता रहा है कि अब धर्म की राजनीति भी यहाँ के चलन में फिट बैठ रही है। यहाँ मुल्के का कोई बात नहीं है। अभी इलेक्शन का समय है, आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, आपके पास योगी जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं। देखिए, ये बयान मूलतः स्पष्ट योगी जी ने कर दिए कि बिहार के अंदर राजद गठबंधन, कांग्रेस राजद, उसमें अन्य जो उनके साथ हैं, उन्हें लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से, रोहिंग्या मुसलमानों से यहाँ वोट गिरवाने के अलावा उनको और कोई चारा नहीं। योगी जी को खुद विकास से मतलब नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात खुद नहीं करते हैं। बोड़के से कुछ होता नहीं है। विकास की बात राजद भी करेंगे, कांग्रेस भी करेंगे, उनको भी करना चाहिए। बिहार में विकास की ही बात होती है, यहाँ कोई जात पात नहीं होता। कभी इस बिहार ने कमंडल की राजनीति के खिलाफ मंडल का बिगुल बजाया था और दशकों धार्मिक राजनीति बिहार से दूर रही। अब वही बिहार है
जहां धर्म मजहब की राजनीति का पासा फेंका जा रहा है। हम कट जाएं, मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। बीजेपी ने अपने सबसे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को सहरसा से प्रचार मैदान में उतारा तो इसके कई मायने हैं। सहरसा सीमांचल का हिस्सा है। योगी ने पूरे सीमांचल को साधा। इस इलाके के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया मुस्लिम वोट बैंक के गढ़ माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की राजनीति का स्पष्ट संदेश दिया। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बीजेपी ने योगी को सीमांचल के बिल्कुल पास भेजकर एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी इस बार सिर्फ जाति के जोड़ घटाव पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि धर्म और पहचान के मुद्दे पर भी अपना दांव खुलकर चलेगी। यहाँ का राम भक्त कहता था कब बनेगा। हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा, और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहाँ का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। सीमांचल में किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। किशनगंज में सबसे अधिक घुसपैठी पकड़े गए, जिनमें कई के पास फर्जी आधार कार्ड और खरीदी हुई जमीन तक मिली। इस क्षेत्र में यादव, दलित और ओबीसी की संख्या भी अच्छी खासी है। योगी आदित्यनाथ बढ़ी हुई मुस्लिम आबादी वाले इलाके में प्रचार करके हिंदू वोटर्स के सामने बटोगे तो कटोगे का नया वर्जन रख गए और इस क्षेत्र में हिंदू परंपराओं का हवाला देते हुए हिंदुत्व का सबक भी याद दिला दिया। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या। प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा, हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। सीमांचल का क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी को भी बेहतर लगता है और वो यहाँ मुस्लिम वोटों का ताकत के साथ थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे हैं। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से। ओवैसी की पार्टी AIMIM मुसलमानों के साथ दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहती है। यानी बिहार की सियासी हवा में जातियों के साथ अब धर्म की राजनीति का तड़का भी लगता जा रहा है। ओवैसी को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित वोट भी जुड़ गए तो सीमांचल में एक नया सियासी ध्रुव बनाया जा सकता है। मर्तबा चीख मारा एक, जब उसको मलून कहा गया तो उसने चीख मारा।
सीमांचल में AIMIM ने 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत मिली थी। कुल वोट प्रतिशत 1.24% था, यानी लगभग 5,23,000 से ज्यादा वोट मिले। धर्म और मजहब की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत होती है कि समाज फिर जातियों में नहीं, हिंदू मुसलमान में बढ़ जाता है और तब एक ठोस वोट बैंक तैयार होता है जो किसी भी सीट पर निर्णायक सिद्ध होता है।